हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम ये जानेंगे कि वर्साई की संधि क्या थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद का जो आगे का घटने का चक्र था, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को मैं बताऊंगा और ये आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, या फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कि सिविल सेवा एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी को आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जितना कुछ आप लोगों के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सारा मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो गाइस, हम बात कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम रहे, इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज, आप लोगों को ये समझना है कि जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ 11 नवंबर 1918 को, तो क्या हुआ। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद में पेरिस शांति सम्मेलन बुलाया गया। ये पेरिस शांति सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसा का आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा। शांति सम्मेलन, युद्ध के बाद में ये एक शांति समझौते के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया। ये कब ऑर्गेनाइज किया गया, तो 1919 में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं जो आप लोगों को ज़रूर याद रखना है। सबसे पहली बात कि भाई ये जो पेरिस शांति सम्मेलन था, इस बेसिकली क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, तो राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर राज्यों की जो सीमाएं थी उसको कम या ज़्यादा कराया गया था। ये मैंने आपको जब प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम पढ़ाया तो उसमें बताया भी था कि बहुत से देश ऐसे थे जिनकी सीमाएं बदल दी गई थी। जैसे फ्रांस है, उसकी सीमाओं को बढ़ा दिया गया था। जापान जो है उसकी सीमाओं को बढ़ा दिया गया था। और ऐसे ही जर्मनी युद्ध हार गया तो उसकी सीमा को घटा दिया गया था, उसके उपनिवेश छीन लिए गए थे। ठीक यही जो प्रक्रिया थी वो आप लोगों के तुर्क, यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ओटोमन साम्राज्य, उसके साथ में और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ भी दोहराई गई। इसके साथ साथ जो पेरिस शांति सम्मेलन था, इसका आयोजन इसलिए भी किया गया क्योंकि जो विजेता देश थे वो चाहते थे कि भाई इस युद्ध के अंदर जितनी भी क्षतिपूर्ति हुई है उस क्षतिपूर्ति को किया जाए, और ये कौन करे, जो युद्ध ये हारे हैं। तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो इसका आयोजन क्यों किया गया था कि भाई स्थायी रूप से विश्व में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है बिना युद्ध के, एक इस संदर्भ में भी इसका आयोजन किया गया था। साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर बता दूं, इस सम्मेलन में 32 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने, 32 देशों ने। इसके अंदर रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया, ये वो देश थे। रूस को छोड़कर बाकी वो देश थे जो मैंने आपके सामने लिए। फिर से नाम लेता हूँ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और बुल्गारिया, ये वो देश थे जो युद्ध हार गए थे। उन्हें इस पेरिस शांति सम्मेलन में नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा अगर आप देखोगे, अलग अलग 70 देशों के प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल थे पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि भाई अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उसमें वुडरो विल्सन जिनका नाम था, उनके अलावा 11 देशों के जो प्रधानमंत्री थे वो भी उसमें शामिल थे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो 12 देशों के जो विदेश मंत्री थे और कई देशों के जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे वो भी इसके अंदर शामिल हुए थे। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, इस समय बड़ी संख्या में आम लोग इस संधि को देखने के लिए आए। सैनिक भी बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे, बहुत सारे राजनेता भी वहाँ पर पहुँचे, और साथ ही साथ बहुत से मजदूर जो है वो पेरिस बड़ी संख्या में पहुँचे थे। साथ ही साथ आपको एक डेट और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन का पहला पूर्ण अधिवेशन हुआ था। यानी पहला अधिवेशन हुआ था 18
जैन को, 18 जनवरी को। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, इस पेरिस शांति सम्मेलन में ही पूरा का पूरा जो जर्मनी के साथ में वर्साई की संधि, आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ संधियां यहाँ पर अगर आपने देखा 18 जैन को फर्स्ट मीटिंग हुई थी पेरिस शांति सम्मेलन की, तो हम ये पाते हैं कि भाई कई समय तक, लंबे समय तक वहाँ पर धाराओं का, संधियों का निर्माण हो ही रहा था लगातार। जैसे आपके सामने मैंने लिखा है, एक संधि, 2, 3, 4, 5, ये 5 इंपॉर्टेंट संधियां हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, जिसका मसौदा कहाँ तैयार हुआ था, पेरिस शांति सम्मेलन में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जर्मनी के साथ हुई वर्साई की संधि, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। फिर हम किसी अनदर वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो जो जर्मनी के साथ में कौन सी संधि हुई थी, वर्साई की संधि। इसका नाम वर्साई कैसे पड़ा, मैं आपको बता दूं कि पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, कहाँ की, फ्रांस की राजधानी है, आपको याद रखना है। और फ्रांस की राजधानी में ही एक क्षेत्र है, एक जगह है जिसका नाम है वर्साई। अब ये जो वर्साई नामक स्थान पर इस पूरी की पूरी संधि का मसौदा तैयार किया गया, इसीलिए इसे वर्साई की संधि नाम दे दिया गया। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं इसको कब इम्प्लीमेंट किया गया, 28 जून। 28 जून को एक और खतरनाक घटना घटी थी, आर्च ड्यूक फर्डिनेंड जो थे, फ्रांस फर्डिनेंड, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये 28 जून आप लोगों के लिए इस फैक्टर में भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली क्या क्या जानेंगे, पहले मैं आपको बता दूं। तो आज इसमें हम वर्साई की संधि के बारे में पढ़ेंगे, इसका कैसे मसौदा तैयार हुआ आपको ये पता चल गया। अब इसके साथ साथ इसमें किन किन शर्तों को रखा गया था, पेपर में ये शर्तें ही पूछी जाती है कि भाई ज़्यादातर वर्साई की संधि में क्या क्या मसौदा था, क्या क्या शर्तें थी। ये अब तक मैंने जो बताया इंट्रो है, और बाकी इसके अलावा भी कुछ इंट्रो मैंने नीचे आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, वो भी उसके अंदर आपको ऐड करना है। बाकी जितनी भी संधियाँ हैं इसके बारे में अभी हम फिलहाल बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भूमिका है, जिसे आप इंट्रो कहते हो, परिचय कहते हो, ये वही है। यहाँ पर हम इस खंड के अंदर हम ये पढ़ेंगे, या हम पहले पढ़ भी चुके हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको इस वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। अभी बाकी जो आप लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध पढ़ा, जब मैंने आपको पढ़ाया, तो जो ये प्रथम विश्व युद्ध है उसके पश्चात विश्व में शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से क्या हुआ, पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। कब आयोजन किया गया, 1919 में किया गया। इस शांति सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने पराजित राष्ट्रों के साथ अलग अलग संधियां की। आपने ये कुछ संधियां देखी, ऊपर मैंने आप लोगों के लिए टेबल भी बनाई है। तो अलग जो ये पराजित देश है, जैसे आप देखोगे जर्मनी ये पराजित देश था, ऑस्ट्रेलिया ये भी पराजित देश था, बुल्गारिया, हंगरी, तुर्की, इन सब के साथ में अलग अलग संधियां की। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पराजित देशों के साथ क्या क्या किया गया, अलग अलग संधियां की गई। और साथ ही साथ इन संधियों में खासकर जर्मनी के साथ में वर्साई की संधि के प्रारूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह संधि मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित राष्ट्रों को प्रतिशोध लेना था, यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसका ही बदला लेने के लिए ये संधि की गई थी। अभी आप इसके बारे में डीप से पढ़ोगे, आप खुद बोलोगे कि बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, किसके साथ, जर्मनी के साथ में। तो एक और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जहाँ पर वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी के प्रत्येक दृष्टिकोण से पंगु बनाने की कोशिश करी। इस लाइन को आप निष्कर्ष में भी ऐड कर सकते हो कि वर्साई की संधि के थ्रू जो मित्र राष्ट्र थे उन देशों ने जर्मनी को एक पूरी तरीके से पंगु बनाने की कोशिश करी। वहाँ पर जर्मनी के अन्य सहयोगी राष्ट्र, यानी जो अभी आपने नाम देखा, बुल्गारिया, तुर्की, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इन सब देशों को अगर आप देखोगे, इनके साथ भी इसी प्रकार के प्रयास किए गए। आपको ये याद रखना है, पंगु बनाने का उनको भी, जिससे पूरे विश्व में कुछ समय के लिए तो शांति बनी रही। अब आपसे ही मैं कहूँ कि अभी आप जब ये पढ़ेंगे पूरी की पूरी वर्साई की संधि, जब देशों के साथ में इन सभी संधियों के बारे में मैं आपको डीप से बताऊंगा, जब आप पढ़ेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि यार उनके साथ तो बहुत गलत हुआ, कुछ समय के लिए तो शांति हो गई, लेकिन हम क्या पाते हैं यहाँ पर कि जल्द ही इसका रूप बदलता है और हम देखते हैं कि परिस्थिति बदल जाती है। दो बड़े जो हमारे यहाँ पर नेता हैं, एक तो जर्मनी के जिनका नाम हिटलर है और दूसरा इटली के तानाशाह। साथ ही साथ आपको
तीसरे का नाम भी याद रखना है, जो कि सैन्य तंत्र की वजह से जापान में उदय हुआ था, इसका नाम तोजो था, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इन तानाशाहों का उदय हुआ और इसके कारण ही आगे चल के हम क्या देखेंगे कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और 1939 में जब ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो हम ये पाते हैं कि इसने पूरी की पूरी जो ये व्यवस्था थी, पूरी की पूरी जो ये शांति करने के लिए एक तरीके से ये संधि बनाई गई थी, ये पूरी की पूरी तहस नहस हो गई। अब आप लोगों को कुछ और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं इस वर्साई की संधि के बारे में। सबसे पहली बात तो मैंने नाम के बारे में तो आपको बता ही दिया कि भाई इस वर्साई की संधि इसे क्यों कहा जाता है, क्यों नाम रखा गया इसका नाम वर्साई की संधि ही, और कोई नाम इसे क्यों नहीं दिया गया। तो मैंने आपको बताया कि वर्साई जो है, जो फ्रांस है, फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ का एक स्थान है जिसका नाम वर्साई है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा मसौदा तैयार हुआ था शीश महल में, तो इस वजह से इस पूरी की पूरी संधि का नाम क्या रखा गया, वर्साई की संधि। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वर्साई की संधि का जो मसौदा था एक तो अंग्रेजी भाषा में और साथ ही साथ फ्रेंच भाषा में किया गया। इस संधि के 15 भाग थे, आपको ये याद रखना है कितने भाग थे, 15 भाग थे। और इसके अंदर कितने अनुच्छेद थे, 440 अनुच्छेद थे। इसके प्रथम भाग में राष्ट्र संघ की स्थापना, राष्ट्र संघ की स्थापना एक इंसिडेंटली कारण नहीं था, बल्कि राष्ट्र संघ बेसिकली मैं कहूँ अगर दुनिया में युद्ध रोकने के लिए आगे बनाया गया तो उसका एक कारण ये भी था क्योंकि इस राष्ट्र संघ के थ्रू ही जो फ्रांस और जो ब्रिटेन ऐसे देश क्या करना चाहते थे, देशों को संगठित करके एक ग्रुप बनाना चाहते थे जो जर्मनी और वो देश जो युद्ध हार चुके हैं उन सभी पर डोमिनेट किया जा सके। ये इसीलिए भी हुआ, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई एक तो, और आगे चल के हम देखते हैं और भी इसके अंदर जो कार्य हमें पता चलेंगे उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ हम वर्साई की संधि क्या थी, इसकी क्या शर्तें थी, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी आलोचनाएं भी आपके एग्जाम में आती है क्योंकि वर्साई की संधि का पूरा कॉन्सेप्ट ही है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में किसी और वीडियो में हम आप लोगों के लिए बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो। ओके सो गाइस, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वर्साई की संधि जो है उसके अंदर बहुत सारी शर्तें रखी गई थी। इन शर्तों में से एक है इसकी पारदेशिक व्यवस्था। पारदेशिक व्यवस्था क्या है ज़रा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यानी जर्मनी के ऊपर कुछ प्रदेशों के ऊपर कुछ नई व्यवस्थाएं इंप्लीमेंट की गई, किसके द्वारा, मित्र राष्ट्रों के द्वारा। मित्र राष्ट्रों में भी स्पेशली जो फ्रांस और ब्रिटेन थे वो इसके सपोर्टर थे। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम किया गया, जर्मनी से फ्रांस बदला लेना चाहता था। मैंने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वीडियो में बताया था कि भाई दो प्रदेश थे, एक तो अल्सेस और लॉरेंस। इन दोनों प्रदेश जो थे ये फेमस बेसिकली किस लिए थे, कोयला प्रदेश के लिए। और 1872 में जो जर्मनी के जो शासक थे उन्होंने फ्रांस को पराजित करके ये प्रदेश उनसे जीत लिए थे। तो यहाँ पर क्या हमें दिखता है, हमें ये दिखता है कि भाई जो फ्रांस है, फ्रांस इन प्रदेशों को लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त था, या एक तरीके से कह सकते हैं वो प्रयत्नशील था। वो इन क्षेत्रों को लेना चाहता था, जीतना चाहता था। और इस कारण से जर्मनी और फ्रांस जो है इन दोनों की जो दुश्मनी भी हम कह सकते हैं ये भी हमें देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है इसके अंदर जो फ्रांस है, फ्रांस को ये प्रदेश आगे चल के मिल भी जाते हैं, किसके ज़रिए, वर्साई की संधि के जरिए। जर्मनी पे ये व्यवस्था लागू की जाती है कि आप लोग को ये जो अल्सेस और लॉरेंस है ये फ्रांस को वापस करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जर्मनी का एक और प्रदेश है जिसका नाम है सार प्रदेश है, इसका भी नियंत्रण उससे ले लिया गया और राष्ट्र संघ को दे दिया गया। कहा राष्ट्र संघ इसकी देखरेख करेगी। और वहाँ पर शासन चलाने के लिए एक अलग से क्या किया गया, एक कमीशन बना दिया गया, एक आयोग बना दिया गया, जिसके बाद ये कहा गया कि सार प्रदेश में 15 साल के बाद में यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, जनमत संग्रह। जनता से राय पूछी जाएगी 15 साल बाद कि आप क्या दोबारा से जर्मनी के साथ रहना चाहते हो या फिर आप राष्ट्र संघ के जो ये कमीशन है इसके अकॉर्डिंग ही अपनी व्यवस्था को चलाना चाहते हो। तो ये बात थी इसके अंदर। साथ ही साथ इस अवधि में सार की कोयला खदानें चलाने का अधिकार फ्रांस को दे दिया। आप देखिए सार को, जो सार भी एक कोयला प्रदेश ही है, ये भी याद रखना है आपको। और इसको चलाने की जो जिम्मेदारी है वो किसको दे दी गई, फ्रांस को दे दी गई थी। आपको ये भी याद रखना है। सेकंड पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं हम इसी के आगे चल के। यहाँ पर क्या होता है हम ये देखेंगे कि जो जर्मनी है, जर्मनी
की जो सीमा है, सीमा के पास ही स्थित थे। ये नाम मैंने कल भी आपको बताए थे लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी। तो जो मोर्सनेट नाम के स्थान है और आपका यूपेन नाम का स्थान है, ये दोनों किसको दे दिए गए थे? बेल्जियम को, क्योंकि बेल्जियम जो था किसका मित्र था? बेल्जियम मित्र था ब्रिटेन का, उसको दे दिए गए। और ये जो बेल्जियम था ये मित्र राष्ट्र का भी था। और इसके अलावा आप देखेंगे स्लेस्विक जो स्थान है वहाँ पर जनमत संग्रह किया गया और उस आधार पर उत्तरी जो स्लेस्विग है वो किसको दे दिया गया? डेनमार्क को दे दिया गया। और दक्षिणी स्लेस्विग जर्मनी के पास ही रहा, जिसके अंदर ज़्यादा संसाधन नहीं थे, वो ज़्यादा विकसित नहीं था, इसलिए जर्मनी को बोझ बढ़ाने के लिए वो उसको दे दिया। साथ ही साथ जर्मनी की जो पूर्व की सीमा, उस जगह पर सबसे ज़्यादा जर्मनी को नुकसान हुआ। पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रूस के पोलित क्षेत्र को लेकर स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हुआ। यानी जो जर्मनी का जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ पर एक नया राज्य बना। आप समझ सकते हो, राज्य का मतलब पॉलिटिकल साइंस में देश होता है, जिसका नाम था पोलैंड। और जर्मनी को स्वतंत्र पोलैंड राज्य की मान्यता देने के लिए मजबूर भी किया गया और वो उसको करना भी पड़ा। आगे पोसेन के प्रांत के 6 में से 5 भाग है वो पश्चिमी प्रशा के अंश पोलैंड को देने पड़े। यानी किसको दे दिए? पोलैंड को। 6 भाग में से 5 भाग दे दिए। सोचो क्या बचा बेचारे जर्मनी के पास। अभी तो बहुत कुछ है जो इससे छीना जाएगा। इसके अतिरिक्त जो साइलेशिया प्रदेश है, ऊपर का भाग, उसमें भी जनमत संग्रह के आधार पर उसको किसको दे दिया गया? पोलैंड को दे दिया गया। तो अब तक किन 3 देशों को दिया गया है चीज़ें? एक तो पोलैंड को, इसके बाद में आप देखेंगे कि जो डेनमार्क है इसको, इसके बाद में आपको बेल्जियम याद रखना है और एक फ्रांस नाम याद रखना है। इनको ये प्रदेश अब तक दिए गए हैं। इसके बाद में 5वां पॉइंट है, आप लोग पोलैंड जो है एक नवनिर्मित राज्य था, यानी एक नया देश बना था। तो उसके समुद्री तट पर स्थित जर्मनी का एक पोर्ट था, बंदरगाह जिसे बोलते हैं हम, जिसका नाम था डेजिंग। वो भी राष्ट्रसंघ को दे दिया गया। राष्ट्रसंघ के बहाने जो एक तरीके से मैं कहूँ आप लोगों को, पोलैंड ही इसका यूज़ कर रहा था। और जो ये डेजिंग है इसके चारों ओर 700 वर्ग मील का क्षेत्र ये बिल्कुल फ्री कर दिया गया कि भैया इसका कोई भी यूज़ कर सकता है। अब कोई भी आएगा जाएगा तो यहाँ पर उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये 700 वर्ग मील का जो है वो एरिया फ्री भी कर दिया गया। और शासन चलाने के लिए इन प्रदेश की क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी जो राष्ट्र संघ है यहाँ पर, उसके थ्रू क्या किया गया? एक अलग से कमीशन बनाया गया जो इसकी देखरेख करने की काम को संभालेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ जर्मनी को बाल्टिक सागर के तटीय जो क्षेत्र थे, मेमल बंदरगाह जो वहाँ का था बाल्टिक के पास में, वो भी राष्ट्रसंघ को हस्तांतरित करना पड़ा। हालांकि ये 1923 में मेमल बंदरगाह किसको दे दिया गया? आगे चलकर लिथुआनिया इसको दे दिया गया। आपको ये भी याद रखना है। जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया के नवनिर्मित राज्य को भी मान्यता दे दी। यानी पहले ये किसके अंडर में आता था? ये उपनिवेश के रूप में आता था, चेकोस्लोवाकिया जर्मनी के, उसको भी मान्यता देनी पड़ी। और साइलेशिया एक छोटा सा जो प्रदेश था उसका भी हस्तांतरण कर दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे जो लैक्सेमबर्ग है वहाँ की जो रेलवे लाइन है उस पर भी जर्मनी ने अपने समस्त अधिकार छोड़ने पड़े। जर्मनी को इस क्षेत्र के भी अपने समस्त अधिकार क्या करने पड़े? छोड़ने पड़े। इसके बाद में 1 जनवरी 1919 को जो लैक्सबर्ग जो है ये स्थान है, ये जर्मनी के सीमा शुल्क सदस्य का नहीं होगा। यानी पहले यहाँ पर क्या होता था? इस प्रदेश को जर्मनी को सीमा शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब ये जर्मनी का प्रदेश नहीं होगा। ये भी सुनिश्चित कर दिया गया इसी समय पर। साथ ही साथ देखेंगे उपरोक्त जो पारदेशिक व्यवस्था के अनुसार जो जर्मनी है यूरोप में अपने राज्य का लगभग 22.5 भाग, लगभग उसके अनुपात में अपनी आर्थिक उत्पादन स्रोत लगभग 17 लाख जनसंख्या का त्याग करना पड़ा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जितनी इनकम होती थी अपने राज्य की जो इनकम है उसमें भी 22.5 भाग उसको छोड़ना पड़ा। और साथ ही साथ 17 लाख की जो जनसंख्या है उसका इसे परित्याग करना पड़ा। 17 लाख की जनसंख्या का मतलब है कई देश जो इसने भी छोड़े वो पहले इसकी इनकम को इंक्रीज करते थे, वो अभी ने छोड़ने पड़े। साथ ही साथ जर्मनी के अब उपनिवेश है, सेकेंड पॉइंट तो आप ये भी याद रखना है कि इसके अतिरिक्त जर्मनी जो था, जर्मनी से उसके जो समस्त उपनिवेश थे वो उससे क्या कर लिए गए? छीन लिए गए। और राष्ट्रसंघ द्वारा इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान में बांट दिए गए। साथ ही साथ जर्मनी जो है, जर्मनी के ऊपर में निशस्त्रीकरण लगा। अब ये जर्मनी के जो उपनिवेश थे बेसिकली जो एशिया के प्रदेश थे और साथ ही साथ जो अफ्रीका के थे
वहाँ के प्रदेश इससे छीने गए थे। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो निशस्त्रीकरण है, निशस्त्रीकरण जैसी भी कठोर शर्तें किसके ऊपर थोपी गई थी? ये जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी। जर्मनी के जो पड़ोसी राज्य थे, विशेष रूप में फ्रांस को ध्यान में रखकर शांति सम्मेलन के जो निर्णय लेने वाले थे, उसकी नौसेना पर स्थायी प्रतिबंध लगा दिया था। ये याद रखना है कि भाई जो जर्मनी है, जर्मनी के पड़ोस में ही आप देखेंगे, कल मैंने आपको मैप दिखाया था, उसके अंदर बताया था कि ये फ्रांस है, तो इस तरफ आपका बेल्जियम है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा ये जर्मनी। तो जर्मनी की सुरक्षा को यहाँ पर जर्मनी से फ्रांस की सुरक्षा को देखते हुए क्या कर दिया गया, जो उसकी नौसेना है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सैनिक पे भी प्रतिबंध लगाया। अभी आपको बताऊंगा मैं क्या क्या प्रतिबंध लगा। जर्मनी की जो सेना है उसमें आधिकारिक रूप से ये कह दिया है कि भैया 1 लाख से अधिक सैनिक आप नहीं रख सकते, और साथ ही साथ जो जर्मनी है उसकी अनिवार्य सेना भी समाप्त करने का आदेश कह दिया गया डायरेक्टली। और साथ ही साथ देखेंगे हम अस्त्र शस्त्र बारूद आदि इसको भी समाप्त करने की बात कही गई यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, नौसेना की जो शक्ति थी उसको डायरेक्टली बिल्कुल सीमित कर दिया गया, खत्म ही कर दिया गया। आप ये समझ के रखेंगे, केवल हल्के जो युद्धपोत थे वही रख सकते थे। इसके अलावा जो 12 विध्वंसक जहाज थे, यानी जो विध्वंस करते थे और दूसरे जहाज़ों को डुबो देते थे, जर्मनी के पास 12 थे। इन 12 को या तो इनको सीधा कहा गया इसको खत्म कर दो, नष्ट कर दो, या फिर आप इसे क्या कर दो, राष्ट्रसंघ को सौंप दो। राष्ट्रसंघ को सौंपने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मित्र राष्ट्रों को सौंप दे। साथ ही साथ आप इसके अंदर देखेंगे कि जर्मनी को किसी भी प्रकार की वायुसेना रखने पर भी निषेध रख दिया गया था, क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो ज़मीन पर, जल में और आसमान तीनों जगहों पर लड़ा गया था, और इसी कारण से जर्मनी को कह दिया गया था कि अपनी जो वायु सेना है उस पर भी वो कंट्रोल रखेगा या ख़त्म कर देगा पूरी तरीके से। इस संधि के अनुसार मित्र राज्य निशस्त्रीकरण की सभी धाराओं का क्रियान्वयन करने के लिए अंतरिम रूप में आयोग जो है इंटर अलाइन कमीशन नियुक्त करने का भी अधिकार दिया। इसमें ये था कि भैया कि कोई देश युद्ध में जो हारा हुआ है वो अपने हथियारों को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, इस चीज़ की जो जांच है वो ये कमीशन तय करेगा। आपको इसका भी नाम याद रखना है। इसके साथ साथ आप देखेंगे एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कार्ड ने इस विषय में लिखा है, जर्मनी का जिस कठोरता से ये संधि को जो अप्लाई करवाया गया या फिर जो निशस्त्रीकरण भी इससे अप्लाई करवाया गया और कभी किसी देश से नहीं हुआ, लिखित रूप में आधुनिक इतिहास में ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिलते। आज तक ऐसा नहीं हुआ और ना ही पहले कभी ऐसा हुआ था। लिखित रूप में उसका कोई भी प्रमाण नहीं है। जर्मन उपनिवेश, अब जर्मन उपनिवेश के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर उसके बारे में और अच्छी तरीके से बताया गया है। यहाँ पर जो जर्मनी की प्रमुख नदी है जिसका नाम है एल्ब, और इसके साथ साथ आप देखेंगे ओडर, इसके अलावा आप देखेंगे नीमन, इसके अलावा डैन्यूब, आपने इसका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा आई थिंक, को अंतर्राष्ट्रीय घोषित कर दिया गया है कि भैया इसका कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी यहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, और इसके नियंत्रण रखने के लिए विशेष आयोग का गठन भी किया गया। साथ ही साथ आप ये देखेंगे जर्मनी को अपने प्रमुख बंदरगाह, जो जर्मनी का प्रमुख बंदरगाह था हेम्सबर्ग, और इसके साथ साथ आपका स्टेटिन में चेकोस्लोवाकिया को व्यापारिक सुविधा देने के लिए स्वतंत्र रक्षा देने के लिए बाध्य किया गया। साथ ही साथ कील जो नहर है उस पर भी आने जाने के सभी राज्यों को अधिकार दे दिए गए। इसके बाद में यहाँ पर अगली संधि शुरू होती है जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा मैंने लास्ट 2 वीडियो में आपसे एक सवाल दोहराया था जिसका आंसर नहीं आया था, लेकिन अब मेरे को उसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा कि भाई अमेरिका, आप देखते हैं कि भाई 6 अगस्त 1917 में जो अमेरिका है यूएसए, वो क्या करता है कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में यूएसए शामिल क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, तो मैं बता दूं आप लोगों को, जो जर्मनी था, जर्मनी का एक कांड हुआ था, एक तरीके से आपको मैं बता देता हूं कि जिसको बोलते हैं यू बोट, जर्मनी का था ये यू बोट। इसने क्या किया था, इसने एक जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के एक जहाज़ थे जिसका नाम था लूसीतानिया ये नाम था उसका, इसको विध्वंस कर दिया था। इसमें लगभग 160 लोग के करीब बैठे हुए थे और जिसमें से 128 अमेरिका के थे
और इसको नष्ट कर दिया, इसको ख़त्म कर दिया। इसके कारण अमेरिका के 128 लोग मरे थे। इस 128 लोगों के मरने के कारण ही अमेरिका क्या हुआ था, इस युद्ध के अंदर शामिल हुआ था। आई थिंक आप लोगों को ये पता चल गया होगा अब कि भाई अमेरिका इस युद्ध के अंदर क्यों शामिल हुआ था। इसके साथ साथ अलग से मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर पेरिस शांति सम्मेलन को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को अच्छे से, ये अगली संधि है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में कभी बात करेंगे। जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया। अभी हमने जो वर्साई की संधि है इसकी आलोचना की बात नहीं करी है। आलोचना की बात भी हम अपनी किसी अनदर वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ गाइस आज की इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को नया मिला होगा और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी इंपॉर्टेंट्स नई नई वीडियोस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।